मेरी बीवी हर रोज मेरे छोटे भाई के कमरे में जाती थी। उसके जाने के कुछ देर बाद ही मेरे छोटे भाई की जोर जोर से हांफने की आवाज आती थी। आखिर यह दोनों उस कमरे में करते क्या हैं? इसी बात का पता लगाने के लिए मैं एक दिन मेरे छोटे भाई के कमरे में छुप गई। कुछ ही देर बाद जब मेरी बीवी उस कमरे में आई, तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह दोनों। मेरा नाम जितेंद्र है। मेरे पापा के पास ज्यादा जमीन जायदाद न होने की वजह से वह ड्राइवर की नौकरी करके हमारा घर चलाते थे, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं आने दी। मेरी मेहनत और उसके साथ की वजह से मैंने अच्छी नौकरी पा ली। अब हमारे घर का खर्चा भी अच्छे से चलने लगा और अपने छोटे भाई को भी मैं अच्छे से पढ़ाने लगा। ऐसे ही कुछ वर्ष निकले कि एक बार मेरी माँ कपड़े धो रही थी, तभी उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई और चक्कर आने की वजह से वह गिर गई। गिरने की वजह से उनकी कमर में काफी चोटें आईं, जिससे डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट बता दिया था। अब समस्या आ पड़ी थी कि हम लोगों के घर का काम कौन करे। कोई अच्छी नौकरानी भी नहीं मिल रही थी। काफी जगह पता किया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। तभी हमारे पड़ोस के अंकल हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि क्यों ना जितेंद्र की शादी करवा दी जाए। वैसे भी जितेंद्र की शादी की उम्र हो गई है और इससे तुम्हारे घर में रौनक भी आ जाएगी, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब होने के बाद पूरा घर शांत सा लगता था। पिताजी ने भी हाँ बोल दी और अच्छे रिश्ते की तलाश में लग गए। तभी कुछ दिन बाद मेरे पिताजी के दोस्त हमारे घर पर आए। चाय नाश्ता करने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि हमारे जितेंद्र के पास अब अच्छी नौकरी भी है और काफी संस्कारी होने की वजह से मैं इसका रिश्ता करवाने आया हूँ। मेरे साले की लड़की है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, बहुत गुणवान लड़की है, इसलिए मैंने उसका रिश्ता जितेंद्र के साथ करने की सोची है। अगर तुम लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं उन लोगों से बात कर लेता हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम ही रिश्ता लेकर आए हो तो कोई बुराई नहीं हो सकती, इसलिए मेरे पिताजी ने उनको हाँ बोल दिया। कुछ दिनों बाद वह लोग मुझे देखने आए और उन्होंने झट से मुझे पसंद कर लिया और चंद दिनों में ही हमारी शादी की तारीख भी निकल गई। लड़की का नाम अनीता था। कुछ ही दिनों के बाद हमारी शादी हुई और बड़ी ही धूमधाम से अनीता को हमारे घर में लाया गया। सभी रस्मों रिवाजों के साथ मैंने और अनीता ने अपने नए जीवन की नई शुरुआत की। अनीता सर्वगुण संपन्न होने की वजह से उसने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मेरी माँ की भी देखरेख करती और कुछ ही दिनों में उसने हमारी माँ की कमर को बिल्कुल ठीक कर दिया। वह रोज शाम को मेरी माँ को बाहर घुमाने लेके जाती थी और जब मैं घर आता तो मेरी खैर खबर में लग जाती। वो अपने माता पिता के जैसे ही मेरे माता पिता का ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरी माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई। डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन रास्ते में ही वो हम सबको छोड़कर चली गई। पूरा घर दुख में पड़ गया था, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने खुद को संभाल लिया और फिर से जीवन की उथल पुथल में लग गए। कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आए। अनीता के बुआ और उनके कुछ जानकार थे। पड़ोसी गांव में उनकी कोई रिश्तेदारी होने की वजह से वहां कोई फंक्शन में आए थे। इसी वजह से आते हुए हमसे मिलकर भी चले जाएं, ये सोचकर हमारे घर आ गए और हम लोगों के साथ एक रात रुकने का निर्णय कर लिया। ऐसे ही उन लोगों के साथ एंजॉय करते हुए और बातें करने में कब एक दिन का समय निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे दिन वो लोग चले गए और मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऐसे ही दिन निकलते गए, लेकिन कुछ दिनों बाद ऑफिस में मुझे चक्कर आने लगे और मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। दवाई वगैरह लेने के बाद मुझे कुछ ठीक लगा, तब मैं घर आ गया। अनीता ने जल्दी आने का कारण पूछा तो मैंने कोई न कोई बहाना बना लिया और कमरे में चला गया। मैं नहीं चाहता था कि अनीता को किसी भी तरह की कोई फिक्र हो। मैंने पहले तो नॉर्मल तबीयत खराब जैसा सोच लिया, लेकिन मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर के पास चेकअप करवाया गया। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट आई तो उसमें यह लिखा था कि मेरे दिल में एक छेद है। उस समय अनीता भी मेरे साथ ही थी, क्योंकि जब मैं चेकअप करवाने आ रहा था तो वो जिद करके मेरे साथ आ गई थी। डॉक्टर ने दवाई शुरू कर दी और रोजाना लेने को कहा। मैं रोजाना दवाई के साथ कुछ दिनों से डॉक्टर से चेकअप करवाने लगा। एक दिन अनीता के मायके से फोन आया कि अनीता का भतीजा हुआ है, इसलिए छोटा सा लेडीज फंक्शन रखा गया है। वो लोग अनीता को कुछ दिनों के लिए लेने आ रहे हैं। मैंने तो हाँ बोल दिया, लेकिन अनीता ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाएगी।
मैंने अनीता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी, वहाँ पर नहीं गई। खैर, जैसे तैसे अनीता ने वहाँ उन लोगों को भी समझा दिया। कुछ दिनों बाद मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था। वो रोज मेरे छोटे भाई अनिल के कमरे में जाती थी। जब मैं ऑफिस चला जाता या सो जाता तब वो मेरे पीछे से उसके कमरे में जाती। जैसे ही अनीता को गए हुए कुछ देर होती थी तो अनिल की जोर जोर से आवाजें आनी शुरू हो जाती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं जब भी अनीता से इस बारे में पूछने की कोशिश करता तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को बदल देती, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाला था। मुझे तो सब पता लगाना था कि आखिर अनीता क्या कर रही है। कभी कभी तो मैं गुस्से में अनीता को फटकार भी लगा देता, लेकिन उसे कोई फर्क न पड़ता था। अब तो यह रोज का काम हो गया था। मुझे खाना खिलाकर रोज रात को अनीता अनिल के कमरे में जाने लगी, और दिन के समय में जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकल जाता तो वह अनिल के कमरे में चली जाती। कभी कभी मैं ऑफिस जाने के बहाने बाहर चला जाता, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वापस लौट आता, यह देखने के लिए कि अनीता कहाँ पर है। लेकिन वापस आकर देखता तो अनीता अनिल के कमरे में होती रही थी, या फिर कभी आ रही होती थी। मुझे तो अब अनीता और अनिल पर शक होने लगा था कि आखिर इन दोनों के बीच क्या हो रहा है। आखिर अनीता मेरी बीवी थी, उसे पूरा हक था मुझे सब कुछ बताने का, और मुझे पूरा हक था कि अनीता जो कुछ कर रही है उस चीज का मुझे पता हो। लेकिन मुझे अनीता इस लायक नहीं समझती थी, और वह खैर ऐसे ही कुछ दिन निकले। मेरा शक तो चरम सीमा पर पहुंच गया था। अनीता का स्वभाव बदलने लगा था। जब भी मैं अनीता से इस बारे में पूछता तो पहले तो वह बात बदलती थी, लेकिन इन दिनों वह चिड़चिड़ी होती जा रही थी। जब भी मैं इस बारे में बात करता अनीता मुझ पर गुस्सा करने लगती और कहती कि आपको शक के अलावा कुछ आता भी है या नहीं। उसकी इस तरह की बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अनीता कभी भी ऐसी बातें नहीं करती थी। इतनी समझदार लड़की अब गुस्से वाली हो गई थी। मैंने अनीता के पिता से बात की अनीता के स्वभाव के बारे में, तो उन्होंने अनीता से बात करने के लिए बोल दिया और कहा कि हम उसे समझाएंगे। लेकिन मैंने उन्हें पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि आखिर हमारे घर का मैटर है। मैं उन्हें कैसे बोल सकता था कि अनीता तो। लेकिन जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, एक दिन मैंने अनिल को अपने साथ लिया और हमारे घर से कुछ ही दूरी पर बने गार्डन में ले गया। अनिल बार बार मुझसे पूछ रहा था कि क्या हुआ भैया, आप ऐसे मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हैं। तभी मैंने गुस्से भरी निगाहों से अनिल की तरफ देखते हुए कहा कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे और अनीता के साथ। तभी अनिल ने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं आप, वो मेरी भाभी हैं और भाभी माँ समान होती है। मुझे उसकी इन मीठी मीठी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कुछ तो है इन दोनों के बीच। मैंने अनिल की तरफ घूरते हुए कहा, देखो अनिल, चुपचाप साफ साफ बता दो कि अनीता तुम्हारे कमरे में क्या करने आती है। अनिल ने कहा कि नहीं भैया, भाभी तो मेरे कमरे में आती ही नहीं है। उसने सरेआम झूठ बोल दिया था। अब तो मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था और मैंने खींच के एक तमाचा अनिल के गाल पे जड़ दिया। अपने जवान भाई पर इस तरह हाथ उठाना मुझे बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा था, लेकिन आखिर मैं करता ही क्या। अनिल झूठ पे झूठ बोले जा रहा था, जो मेरे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। तभी चिल्लाने की वजह से मुझे खांसी होने लगी। अनिल दौड़कर गया और वहीं पानी ले आया और मुझे पिलाया। मुझे उसकी ये फिक्र करना बिल्कुल झूठा लग रहा था, मानो मुझे अनिल से घिन आ रही हो। मैं उसे वहीं पर छोड़कर घर आ गया। आज मैंने सुबह सुबह सोचा कि सब कुछ पिताजी को बता दूं, लेकिन फिर मेरे कदम वहीं रुक गए कि उन्हें दुखी करना ठीक नहीं है। अब मैं ज्यादा समय घर से बाहर ही बिताने लगा, क्योंकि जब भी मैं घर पे जाता दोनों को देखता तो मेरा खून खौल उठता था। एक दिन मैंने अपने दोस्त अजय को इस बारे में बताया। अजय हमेशा से ही मेरी हर दिक्कत में मदद करता आया था। अजय ने कहा कि बात तो गंभीर है, लेकिन अनिल तो इतना सीधा सा है और धार्मिक ख्यालात का भी है, फिर वो ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने अजय से कहा कि जरूर उन दोनों के बीच कुछ संबंध है, जिसकी वजह से अनीता मुझसे रूखी सूखी रहती है और अनिल के पास ज्यादा रहती है। अजय ने कहा कि क्यों ना तुम उन दोनों पर नजर रखो, फिर अपने आप सच सामने आ जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, कुछ ऐसा ही करूँगा। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना उनके कमरे में छुपकर देखूं कि आखिर इन दोनों के बीच क्या हो रहा है। इसी प्लान को बनाते हुए मैं अनिल के कमरे में गया और वहीं बने एक कोने में छुप गया। कुछ देर बाद अनीता कमरे में आई और उसके हाथ में आज एक तेल की कटोरी और कुछ मेडिसिन थी। मैं देखकर भौचक्का रह गया कि इन दवाइयों और तेल का अनीता आखिर क्या करेंगी। कुछ देर बाद देखा तो अनिल अपने कपड़े उतार रहा था। उसने अपनी शर्ट उतारी और मैंने देखा कि उसके पूरे शरीर पर घाव थे। अनीता ने उस तेल में कुछ हल्दी और कुछ पाउडर मिलाया और दवाइयों के साथ उसका एक लेपन बनाया
और अनिल के गाँव पे लगाने लगी। साथ ही उसके पैरों की मालिश करने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस कोने से बाहर निकल आया और अनीता का हाथ पकड़कर बोला, ये सब क्या हो रहा है। तभी अनीता मुझे देखकर एकदम से घबरा गई और अनिल भी अपने बेड से उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसने अनीता का हाथ मुझसे छुड़वाया और कहने लगा कि भैया, इसमें अनीता भाभी का कोई दोष नहीं है, यह तो बेचारी भलाई का काम कर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अनिल क्या कह रहा है। तभी अनिल ने कहा कि कुछ दिन पहले मुझे खून की उल्टियां होने लगी थी, तभी भाभी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई, क्योंकि उस वक्त आप ऑफिस में गए हुए थे। डॉक्टर ने कुछ चेकअप किए और रिपोर्ट्स निकाली तो उसमें मुझे ब्लड कैंसर आया। डॉक्टर ने कहा कि यह बहुत गंभीर बीमारी है, इसलिए तुम्हें इलाज करवाना होगा। लेकिन भाभी ने मुझसे कहा कि अनिल, हम इस बारे में जितेंद्र से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जितेंद्र के दिल में छेद है। डॉक्टर ने साफ मना किया था कि जितेंद्र को किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस ना दिया जाए। इसी वजह से मैंने और भाभी ने आपसे यह बात छुपाई कि मुझे ब्लड कैंसर है और इस बीमारी के चलते मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता था और गाँव हो गए। इसी तरह भाभी रोज रात को और दिन में आपके चले जाने के बाद मेरे शरीर पर मालिश करती, ताकि मेरे दर्द को कुछ आराम मिले, और मेरे गाँव पर मलहम लगाती थी ताकि यह गांव भर जाए। और वह यह नहीं चाहती थी कि आपको इस बारे में पता चले, क्योंकि इस बारे में अगर आपको पता चल जाता तो आप और परेशान हो जाते। को बिल्कुल भी परेशानी नहीं देनी थी। इसी वजह से भाभी ने आपको बिना कहे चुपके से मेरा इलाज शुरू कर दिया। तभी अनीता ने कहा कि यह तो मेरे बेटे जैसा है, अगर मेरे खुद के बेटे के साथ ऐसा होता तो मैं ये सब करती ही ना। अनिल भी मेरे बेटे समान है, इसलिए मैंने इसका इलाज शुरू कर दिया। बस इसीलिए मैं चुपके से आती थी। और रही बात मेरे गुस्से की, तो मैंने तुम पर गुस्सा दिल से नहीं बल्कि जानबूझकर किया था कि मेरे गुस्से की वजह से तुम मुझसे बार बार यह सवाल ना करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था तुम्हें बार बार झूठ बोलना, इसलिए मैंने गुस्सा करना शुरू कर दिया था। अब मेरा सारा वहम निकल चुका था। मैंने अनीता का हाथ पकड़ा और उससे माफी मांगना शुरू कर दिया। अब मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने अनिल से भी हाथ जोड़कर माफी मांगना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। एक अच्छे भाई का फर्ज होता है वह अपने भाई की हर बीमारी में उसकी सहायता करे, उसकी सेवा करे, लेकिन मैंने तो तुम लोगों पर गंदा शक किया, मुझे माफ कर दो। लेकिन अनिल ने मुझे कहा, भैया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई भी ऐसे चोरी चुपके से कार्य करेगा तो हर किसी को शक हो ही जाएगा, और फिर आपकी क्या गलती, आप तो खुद ही पहले से बीमार हैं। अनीता ने भी मेरा हाथ थाम लिया और कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी आप इस वजह से कोई भी चिंता नहीं करेंगे जिससे आपकी तबीयत खराब हो। मुझे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने पता नहीं ऐसे क्या पुण्य किए थे जो मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली, जिसको मेरी और मेरे भाई की इतनी फिक्र है। भला आज के जमाने में कौन इतनी अच्छी होती है जिसको अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह हो, लेकिन वह थी मेरी अनीता। मेरी अनीता सबसे बेहतर थी और सबसे अच्छी थी। मैं भगवान को धन्यवाद कर रहा था इतनी अच्छी बीवी देने के लिए। अब मेरे मन में खुशी के साथ साथ थोड़ी शर्मिंदगी भी थी कि मैंने अपनी देवी जैसी बीवी पर इतना शक किया और अपने भाई पर ऐसा गलत इल्जाम लगाया कि वो मेरी बीवी के साथ कुछ करता है। मैं बार बार खुद को कोस रहा था कि मैंने अपने बीमार भाई पर हाथ उठा दिया, और वो भी उस समय जब उससे इतनी बड़ी बीमारी थी। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि जब तक पूरी सच्चाई ना जान लूं तब तक ऐसे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। हमारी बातें सुनकर पिताजी भी कमरे में आ गए और कहने लगे कि क्या हुआ बच्चों, इतना शोर कैसे हो रहा है। मैं तो शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अनीता ने उन्हें सब बात बताई। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, शक हमेशा रिश्ते खराब ही करता है। शक करने से तो बेहतर है कि अपनी बात बोलकर आशंका को दूर ही कर लो। मुझे पिताजी की बात समझ में आ गई थी, लेकिन अब अफसोस करने के अलावा मेरे पास बचा ही क्या था। खैर, मैंने अपनी गलती को सुधारते हुए मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अनिल की इस बीमारी को जड़ से खत्म करके ही दम लूंगा और हमेशा अपने बेटे जैसे रखूंगा। जब मैंने ये बात अनीता से कही तो वो भी मेरा पूरा साथ देने के लिए तैयार हो गई। धन्यवाद दोस्तों।